गुड इवनिंग दोस्तों। अभी आज का जो विषय है वो जो स्विस बैंक में काला धन है, यह काला है कि नहीं है, तो उसके संबंध में कुछ बातें हैं जिसको हम यहाँ पे करेंगे। और निश्चित ही आज यहाँ पे जो बातें होंगी उनमें से आज तक बहुत सी ऐसी बातें हैं जो किसी टीवी चैनल पे आज तक नहीं की गई। तो थोड़ी सी उस संबंध में बात कर लेते हैं। पहली बात तो यह है कि लोग कहते हैं कि ये तो बस एक चुनावी मुद्दा है, एक चुनाव के वक्त पे खड़ा हो जाता है काला धन का मुद्दा, ये वो नहीं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये मुद्दा केवल टीवी चैनलों पे बकवास होती उससे तो मुद्दा है। टीवी चैनलों पे बकवास के कारण ये मुद्दा है, लेकिन असल में ये मुद्दा नहीं है। असली बात तो ये है कि ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि सोचने का विषय है। पूरे देश को चिंतन करना चाहिए, क्योंकि राजनीति और देश जो है हमारा बिना धन के नहीं चलता। तो ये धन का एक बहुत बड़ा अर्थ का एक बहुत बड़ा जो है वो सोर्स हो गया है, जहां पे हमारे यहाँ का धन जा रहा है और किन्हीं और लोगों को मजबूत कर रहा है। तो उसके संबंध में मैं बात करूंगा। तो ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मैं पहले बता देता हूं, ये चिंतन का विषय है। तो इसके संबंध में कुछ बातें हम लोग शुरू करें। तो पहली बात तो ये कि एक होता है काला धन और एक होता है सफेद धन। तो आखिर ये सफेद धन जो है वो काला कैसे हो जाता है, पहले तो इसके संबंध में कुछ बातें जान लेनी जरूरी हैं। सरकार के अनुसार जिस धन का, जिस कमाई का टैक्स नहीं दिया जाता वो काला हो जाता है। सिंपल परिभाषा है, टैक्स अगर सही ढंग से दे दिया जाए, निपटा दिया जाए तो सभी सफेद हो जाता है। लेकिन टैक्स नहीं दिया जाता तो ये काला हो जाता है। बहुत से लोग ये हैं कि घोटाले करके पैसे बनाते हैं, तो वो शो नहीं कर सकते कमाए कहां से, इसलिए वो फिर टैक्स देते नहीं है, वो भी काला हो जाता है। तो ये स्विस बैंक में क्या केवल काला धन होता है? तो इसके संबंध में कुछ बातें हैं जो जान लेनी जरूरी है। स्विस बैंक में खाता खोलने का प्रोसीजर बहुत सामान्य है और स्विस बैंक में 3 तरीके के खाते खुलते हैं। पहला पर्सनल, जो आप अपने नाम से खोल सकते हैं। तो वो खाता आप खोलें तो ज्यादा नहीं, उसमें 500 कुछ डॉलर जाते हैं और उसको आप ऑनलाइन खोल सकते हैं। उसमें आपकी डिटेल, आपका आधार कार्ड वगैरह ये सब मांगा जाएगा और वो खाता आप खोल सकते हैं। ये पर्सनल खाते खोलने का नियम है। उसके बाद एक होता है बिजनेस अकाउंट। आप बिजनेस अकाउंट भी उसमें खोल सकते हैं और बिजनेस अकाउंट जो आप खोलते हैं तो उसके लिए आपकी पूरी डिटेल मांगी जाती है। आपका बिजनेस क्या है, आपका कितना क्या आपने कमाया है या टैक्सेस दिए हैं, वो सारी डिटेल थोड़ी इसमें मांगी जाती हैं। और उसके बाद बिजनेस अकाउंट आपका खोल दिया जाता है, जो कि लगभग $10,000 से खुलता है। एक तीसरा अकाउंट है, वो अकाउंट सबसे ज्यादा आकर्षित करता है और वो अकाउंट का नाम होता है नो नेम अकाउंट, कि कोई नाम नहीं है आपके अकाउंट का। वो नाम, वो जो पुराने समय में फिल्में दिखाती थी कि वो कुछ भी नाम रख दो, गधा, कुत्ता, घोड़ा, सांभा, या फिर कोई डिजिट, या फिर कोई वाक्य, या कोई गाना, तो आपका उससे अकाउंट खुल जाएगा। ये तीनों अकाउंट जो खोलना है, इसमें जो सबसे ज्यादा मुश्किल अकाउंट एक तरीके से कहा जा सकता है तो वो तीसरा वाला कहा जा सकता है, जो नो नेम अकाउंट होता है। और नो नेम अकाउंट जो है वो ऑनलाइन नहीं खुलता है, उसके लिए आपको वहां जाना पड़ेगा, आपको खुद की प्रेजेंस वहां एक बार देनी पड़ेगी। तो स्विट्जरलैंड में ये भी आपको जान लेना चाहिए कि कोई एक बैंक नहीं है। स्विस बैंक का मतलब नहीं है एक बैंक, वहां पे सैकड़ों बैंक हैं और सब यही काम करते हैं। वहां बैंक का ही काम होता है, वहां पूरी दुनिया के लोगों का बस पैसा लिया जाता है बड़े ट्रिकी तरीके से और लोग रखते हैं। अब ये बात आती है कि काला धन और सफेद धन। तो मेरा मानना है कि पहला अकाउंट जो होता है पर्सनल और दूसरा जो होता है बिजनेस, इन दोनों अकाउंट में लोग अपना
सफेद धन रखते हैं। और ये जो तीसरा अकाउंट होता है नो नेम अकाउंट, ये $1 लाख से खुलता है, ये भी आपको बता दें। ये $1 लाख से खुलता है और इसमें जहां तक मुझे लगता है कि काला धन रखा जाता है, जो छुपाया जाता है सरकारों से, वो रखा जाता है। इन तीनों प्रकार के खातों में एक चीज और जान लेनी जरूरी है, वो ये कि तीनों प्रकार के खाते आप खोल लीजिए, रुपया आप चाहे कितना भी वहां जमा कर दीजिए, आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलता, यानी कि कोई ब्याज नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि कोई अपनी व्हाइट मनी वहां क्यों रखेगा। अगर दो अकाउंटों की बात हम कर लें, उसमें व्हाइट मनी हो, तो व्हाइट मनी कोई वहां क्यों रखेगा जहां पे कोई भी ब्याज नहीं मिलता। हमारे भारत देश में अगर आप बैंकों में पैसा रख दें तो 5-7%, 6%, आपको 7%, 8% तक ब्याज मिल जाता है, लेकिन वहां तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा, तो वहां कोई क्यों रखेगा, तो इस पे भी बात करेंगे। तो ये जो 3 तरीके के अकाउंट होते हैं, इन अकाउंटों में जो अभी आपने सुना होगा, अभी कुछ साल पहले, 6-7 साल पहले एक लिस्ट आई थी, जिस लिस्ट में कुछ लोगों के नाम थे और कुछ पैसे के बारे में वर्णन था कि पैसा वहां रखा गया। वो लगभग 17,500 करोड़ रुपए की लिस्ट आई थी और कुछ 40-50 नाम थे, तो 17,500 करोड़ रुपया वहां रखा गया। अब ये थोड़ा सोचने वाला विषय है कि ये जो 2 तरीके के अकाउंट हैं, पहले दूसरे, हम मान लेते हैं इसमें नंबर 1 का पैसा रखा जाता है, तो ये नंबर 1 का पैसा तो हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसमें ट्रांजैक्शन का रूल है, आप डिजिटली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन तीसरा जो नो नेम अकाउंट है, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है कि इसमें पैसा कैसे जो है वो लेते हैं, लेकिन थोड़ा हम चिंतन कर लेते हैं, हवाई चिंतन कर लेते हैं। हवाई चिंतन ये कर लेते हैं कि क्या कोई आदमी, अब किसी ने ब्लैक मनी, हम लाखों करोड़ों की बात नहीं करते, जबकि हमारे मोदी जी के अनुसार अगर हम कहें कि मोदी जी का कहना था कि एक एक आदमी को 15-15 लाख करोड़ रुपए मिल सकता है, तो मुझे लगता है मोदी जी के पास ये इंफॉर्मेशन भी रही होगी कि कितने करोड़ रुपया जो है वहां पे है, तभी कैलकुलेशन करके बोलेंगे। अब भाई मंच पे बोल रहे हैं, वो ऐसे तो नहीं बोल देंगे कि लफाजी तो नहीं कर देंगे 15-15 लाख करोड़ रुपए की। लेकिन अगर 15 लाख करोड़ रुपया, वो 15 लाख रुपया 120 करोड़ लोगों को देना हो, तो आप ये समझ लें कि अगर 1 लाख रुपया देना होता तो हम कह सकते थे 120 करोड़ लाख या 120 लाख करोड़, 120 लाख करोड़ हम बोल सकते थे। अब 15 से अगर गुणा कर लो तो होता है जाके 1800 लाख करोड़ रुपया मोदी जी के हिसाब से। 15 लाख करोड़ मेरे तो अभी मिले नहीं, 15 लाख वो मेरे तो अभी मिले नहीं, लेकिन कोई बात नहीं मोदी जी, आप ये अनजाने में आपने जो बताया हम लोगों को कि कितना धन जमा है। अच्छा आप ये बताओ कि अगर मोदी जी ने ये कैलकुलेशन करके बोला है, तो इसके हिसाब से जैसे मैंने कहा कि 120 दहम 1200 और 5 60 लगभग वही 1800 लाख करोड़ रुपया हमारा जो है वो स्विस बैंक में होना चाहिए, मोदी जी ने अगर गुणा किया। अच्छा चलो गुणा नहीं किया और ऐसे ही बोल दिया, थोड़ा अंदाजा लगा दिया, जल्दबाजी में गुणा में भूल भाल हो गई। मेरे जैसे हैं मोदी जी अनपढ़, थोड़े से भूल भाल हो जाती है, तो भी कम से कम 40, 50, 100 लाख करोड़ रुपए की तो बात होगी। लेकिन अभी तक के बहुत तरीके के आंकड़े आए, क्लियर आंकड़ा कोई भी नहीं आया कि कितने लाख करोड़ रुपए जमा हैं। सबसे बड़ा जो आंकड़ा आया है वो लगभग 17.5 लाख करोड़ रुपए का आया था कि 17.5 लाख करोड़ रुपए जमा हैं, जबकि किसी ने 5.5 लाख करोड़ का, किसी ने 4 लाख करोड़ का है, ये भी बातें हुई हैं। हमारे 17.5 लाख करोड़ तो हमारे वो जो आदरणीय बाबा जी हैं, जो जिनकी जुबान और आंख दोनों फड़कती है, तो उन्होंने कहा, तो 17.5 लाख करोड़ रुपए। चलो अब मैं क्या कहूं
मेरा तो मानना है कि मामला बहुत ज्यादा में है। मामला बहुत ज्यादा में है, जितना आप सोच भी नहीं सकते। अब ये बात आती है कि वो पैसा वहां जाता कैसा है। चलो 17.5 लाख करोड़ पे ही बात कर लेते हैं। 4 लाख करोड़ पे कर लें, हम 5 लाख करोड़ पे कर लें, आप लोगों को संदेह ना हो जाए। अब 5 लाख करोड़ ब्लैक मनी है जो नो नेम अकाउंट में डाला जाता है। तो नो नेम अकाउंट में जो पैसा डाला जाता है, आखिर वो वहां कैसे जाता होगा। मैं एक बार सोच रहा था, ऐसी चर्चा चल रही थी कि अगर हम 1 लाख करोड़ रुपए के नोट, अब जाहिर सी बात है वो डिजिटल करेंसी तो नहीं होगी, क्योंकि डिजिटल करेंसी तो सब सिद्ध हो जाएगी कि डिजिटल करेंसी तो पकड़ ली जाएगी। 1 लाख करोड़ कौन डिजिटल करेंसी कहां से करेगा। तो उस कंडीशन में कैश की बात कर लेते हैं। अब तो 2000 का नोट आ गया, थोड़ी सुविधा हो गई। लेकिन पहले अगर 1000 के नोट की गड्डी की बात करें तो 1000 के नोट की एक गड्डी लगभग 100 ग्राम की हो जाती है। और अगर हम 10 गड्डियां कर लें 1 लाख की जो है वो, तो 1 किलो हो जाती है। और अगर हम 1 करोड़ रुपए की कर लें तो 1 करोड़ रुपए की 10 किलो हो जाते हैं। मतलब 10 किलो नोट 1 करोड़ रुपए में होंगे। अब उसके 100 करोड़ कर लें तो फिर 10 को 100 से गुणा करते हैं, 100 करोड़ दाम 1000। लेकिन ये तो 1 लाख करोड़ है। अब 1 लाख को 10 से गुणा करेंगे तो 10 लाख किलो हुआ। 10 लाख किलो जो है वो बहुत बड़ा एक आंकड़ा हो गया। तो ये तो मैं समझता हूं कि कई ट्रकों में आएगा, कई ट्रकों। अब कई ट्रकों में ये पैसा आएगा तो स्विट्जरलैंड जाएगा कैसे, ये स्विस बैंक में कैसे पहुंचेगा। तो क्या वो ऐसा करते होंगे कि एक आदमी को लगा देते हों, 1 लाख करोड़ रुपए अगर किसी एक नेता ने डाले हों मान लो, और ये बड़ी बात नहीं है आजकल। 1 लाख करोड़ बहुत चुटकियों वाली बात हो गई है, सुनने में बड़ी हंसी भी आएगी, लेकिन चुटकियों वाली बात हो गई। अगर ये कोई अटैची से भेजे, अब 10 किलो अगर आया तो 1 लाख बार आदमी को जाना पड़ेगा। 1 लाख बार आदमी को स्विट्जरलैंड जाना पड़ेगा 1-1 करोड़ रुपए लेके। अब 1-1 करोड़ रुपए लेके 1 लाख बार कोई जाएगा जमा करने, सोचने वाली बात है। किसी को भेज दे, अपने रामू काका को भेज दे लेके। 1 लाख बार जाने का मतलब आपको समझ में आता है। हमारी पूरी जीवन काल अगर 100 साल का है तो हमारे पास 36,500 दिन होते हैं। 1 लाख करोड़ रुपया कैसे लेके जाएगा कोई आदमी, उसको जरा सोचने का विषय है। अपने पूरे जीवन काल में आदमी नहीं दे सकता, तो पैसा जाता कैसे। अगर इस तरीके से जाता तो बहुत आसान है, स्विट्जरलैंड की जर्नी करने वालों की लिस्ट निकलवाओ, कौन कितनी ज्यादा जर्नी कर रहा है, आराम से निकल आएगी। उनके पासपोर्ट में सब लिखा होता है, सारा डाटा होता है, उनसे पूछताछ कर लो। लेकिन नहीं। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं इस संबंध में। ये असल में सारा पैसे का खेल जो है, ये हमारे देश में ही बहुत से बैंक हैं जो करते हैं। वहां पे पैसा पहुंचाने के पैसे लिए जाते हैं। बैंकों से कौन पूछ रहा तुम्हारा कितना डिजिटली, कितना क्या। कभी किसी बैंक का ऑडिट अगर कहा जाए तो ऑडिट जो बैंक दे देते होंगे ऐसे करके, लिस्ट ये लीजिए ऑडिट की, वो तो हो जाता होगा। लेकिन ऑडिट अगर सही से किया जाए, छापा पड़े किसी बैंक में, तो किस लॉकर में कितने रुपए रखे हुए हैं, पूरा सब खकोड़ के अगर देखा जाए, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि वो घोटाला सामने आएगा, वो घोटाला सामने आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते। कई बार लोग पूछेंगे कि ये बैंक वाले घोटाले क्यों करेंगे, और ये बैंक तो खुद ही बंद हो रहे हैं, दिवालिये हो रहे हैं। आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहिए। असल में बैंक सबसे सिक्योर गेम है।
अब आप कहेंगे सिक्योर गेम, बैंक तो दिवालिये हो गए। डियर, मात्र 500 करोड़ रुपए अगर आपके पास हो टोकन मनी, और कुछ आपने रूल्स फॉलो किए हो बैंक खोलने के जो होते हैं पहले से, तो मात्र 500 करोड़ से आप बैंक खोल सकते हैं। लेकिन क्या 500 करोड़ से बैंक खुलता है? सच बात तो यह है कि 500 करोड़ जब आप लगाते हैं तो सरकार उसमें 9500 करोड़ लगाती है, यानी कि 5 पैसे आपके हैं और सरकार के 95। इस तरीके से बैंक खुलता है। सरकार उसमें इसलिए लगाती है कि अगर कहीं घाटा हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो सरकार का जिम्मेदारी होगी, सरकार के माथे पे फोड़ दिया जाता है। लेकिन कमाल की बात यह कि 95% सरकार का लगाने के बावजूद उसके नियम कानून और उसके संबंध में जो भी चीजें बनाने का अधिकार है वो सरकार के पास नहीं होता, वो बैंक के पास होता है, वो जो 500 करोड़ जिसने लगाए। इसीलिए जब कभी 10,000 करोड़ का घोटाला होता है, 20,000 करोड़ कोई लेके भाग जाता है, तो सरकार को नुकसान होता है, बैंक सरकार के जुम्मे फोड़ देती है। और जब उसको 20,000 करोड़ रुपए दे रही होती है तो उसमें से 200, 500 या 2,000 करोड़ रुपए वो साइड से खुद अपना निकाल लेती है। ये भी ब्लैक मनी होता है, वो पीछे से निकाल लिए जाते हैं। ये सारा खेल बैंकों के माध्यम से ही खेला जाता है, बैंक ही इसके करता धरता है। जो व्हाइट मनी हमारी वहां जमा होती है उसके पीछे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर कोई अपनी व्हाइट मनी जमा करता है तो उसका सिर्फ रीजन इतना है कि उसे इस देश के ऊपर, इस देश में बैंकों के ऊपर विश्वास नहीं है। क्योंकि व्हाइट मनी कोई वहां क्यों जमा कर रहा है जहां पे टैक्स भी नहीं, वो ब्याज भी नहीं मिल रहा, और हमारे यहां 5-7% तो कम से कम ब्याज मिल रहा है। तो वहां जमा करने के पीछे एक ही कारण होता है कि भाई हमारा वहां कम से कम सिक्योर है, बाकी और कहीं सिक्योर नहीं है। मैं काफी समय से इस पे चिल्ला रहा हूं कि बैंकिंग सिस्टम हमारे बहुत लचर हैं, कमजोर हैं, और ये कभी को भी क्रैश हो सकते हैं। लेकिन इस बारे में आप सोच नहीं सकते, आप इसको समझेंगे क्या बकवास बात कर रहा है। लेकिन जो ये लोग पैसा जमा कर रहे हैं ये मेरी बात समझते हैं, इन्हें मेरी बातों का थोड़ा सा अंदाजा है, या शायद मुझसे भी ज्यादा। तो ये लोग अपने पैसे को सिक्योर करने के लिए वहां पे पैसा रखते हैं कि दुनिया के किसी भी देश में चले जाएंगे तो इनका पैसा जो है वो सिक्योर है। भारत में सिक्योरिटी नहीं है, भारत में बैंकों में पैसा सुरक्षित नहीं है। आने वाले समय में तो हालत ये होने वाली है कि आपको सबसे ज्यादा इनसिक्योर पैसा अपना कहीं नजर आएगा तो वो बैंक में नजर आएगा। धीरे धीरे आप देखिएगा ऐसा होगा इस देश में। अब रही बात ये कि ये जो पैसा वहां जाता है ये वाया बैंक ही जाता है, ये तो क्लियर है। मैं आपको सच बताऊं, और ज्यादा बोलूंगा तो थोड़ा विवाद बढ़ जाएगा, लेकिन हमारे देश में एक बहुत प्यारा बैंक है HDFC। अगर आपके किसी, आप में से सुन रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के खाते में 50 करोड़ रुपए हैं तो जाइए आप बेधड़क होके उनके मैनेजर से बात कर सकते हैं। बस एक बार बता दीजिए मेरे खाते में 50 करोड़, बाकी बात आप कर लीजिएगा अपने तरीके से। कितने प्यार से आपका पैसा सुरक्षित रखा जाएगा सरकार से छुपा के। और आपको ये भी बता दूं कि जरूरी नहीं है आपका गुप्त अकाउंट, बिना नो नेम अकाउंट केवल स्विट्जरलैंड के बैंकों में खुलता हो। आप मेरी बात पे विवाद कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं इंडिया में भी कई बैंक हैं जिसमें नो नेम अकाउंट खुलता है, जिसमें आपकी सारी जानकारी गुप्त रहती है, आपका पैसा आपके घर से ले जाया जाता है और आप जहां चाहे वहां पहुंचाया जा सकता है जब आपको जरूरत हो। नो नेम अकाउंट खुलता है और ये सरकार की नजर से पूरा छुपाया होता है और आपका पैसा पूरा सुरक्षित होता है, उसमें बस आपको कोई ब्याज नहीं मिलता। हाँ, इसकी पूरी प्रक्रिया में वो आपसे जो पैसा ले लेते हैं वो उनकी मोटी कमाई होती है, और ब्याज पे वो और जगह चलाते हैं या और क्या करते हैं वो उनके काम। वो उससे कितनी इंडस्ट्रीज खड़ी करते हैं हमारे देश को बर्बाद करने के लिए, वो वही जानते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि मामला संवेदनशील है।
अब बात आती है पैसा वापसी की। सरकार बहुत बातें करती, हमारे मोदी जी से ज्यादा तो इस पे वैज्ञानिक तरीके से किसी ने बात ही नहीं की। जिस आदमी ने ये पता लगा के कि अब बादल हैं, बालाकोट पर हमला कर दिया था, स्ट्राइक कर दी थी, सोचो उसकी नॉलेज कोई मुझसे कम तो नहीं होगी। तो मोदी जी ने कहा था कि अब दुनिया के देशों में नियम बदल रहे हैं और उस नियम बदलते हुए नियमों के कारण अब पैसा लाना आसान है। लेकिन कमाल की बात यह है कि मोदी जी के आने के बाद अरुण जेटली एक बहुत जबरदस्त नियम लेके आए, स्विस बैंकों में पैसा जाने से रोकने का। आप में से किसी को नहीं पता। वो नियम था कि आप पार्टियों को कितना भी चंदा दे सकते हैं, गुप्त रहेगा। मतलब पार्टियों के पास आप कितना भी पैसा दे सकते हैं और वो पैसा कोई भी पता नहीं लगा सकता, पार्टी को किसी बताने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एक पार्टी बना लेता हूं और मैं पार्टी बनाने के बाद जो भी मुझे चंदा देता है उसके चंदे का मुझसे कोई हिसाब नहीं मांग सकता, मेरे पास कितना पैसा है इसका कोई मुझे किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, तो मैं ये कहूं कि अगर मैं अपने ढंग से लोगों का विश्वास जीत लूं तो उनसे कहूं कि तुम मुझे जितना चाहे पैसा दे दो, मेरे अकाउंट में पैसा है, किसी के बाप में दम नहीं कि वो देख ले कि कितना पैसा है, और जब तुम्हें जरूरत हो मुझे बता देना, मैं निकाल के तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि किसी के बाप में दम नहीं जो मैं तुम्हें पैसा दूं तो पूछ ले कि किसे दे रहे हो। ये काला धन हमारे देश से ना जाए, इसकी एक उन्होंने प्रयास किया, डिजिटली प्रयास किया, बहुत अच्छे ढंग का प्रयास किया। और सबसे ज्यादा जो चंदा दिया गया है पिछले 7-8 सालों में वो हमारी बीजेपी की पार्टी को ही दिया गया है। खैर, अब इसमें गुप्त रूप से क्या चलता है, मैं इतनी बातें करूंगा तो कल ही वहीं बम ना फट जाए मेरे घर के बाहर, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी बात कहूंगा। तो बात ऐसी है कि स्विस बैंक में, चलो अब स्विस बैंक वापस चलते हैं। ये इंडिया वाला स्विस बैंक तो आप छोड़ ही दीजिए, ये तो आपके घर में होते हुए इसका पैसा आप वापिस नहीं ला सकते, वहां की तो बात छोड़ दीजिए। हमारे जेटली जी जाने से पहले ऐसी केटली तैयार करके गए कि जिसमें दिन भर पानी उबलता रहेगा बिना आग के। तो जेटली जी की केटली को आप लोग याद रखें। तो स्विस बैंक में चलते हैं। तो स्विस बैंक में अगर कोई पैसा इस तरीके का है कि जो व्हाइट मनी है, जो शुरू के 2 अकाउंटों से खोला जाता है, तो व्हाइट मनी को तो जो है बहुत आसानी से वापस लाया जा सकता है। बस आपको करना यह है कि सरकार जो है वो उसको अघोषित संपत्ति कर दे। अगर मतलब सरकार ये कह दे कि हमारे देश का पैसा किसी बैंक में नहीं जमा हो सकता, ऐसा एक बिल पास कर दे, या कहीं भी कोई ऐसा पैसा जमा है तो वो हवा में ट्रांजैक्शन होते वक्त पता लगेगा और वो अवैध माना जाएगा, या जब वहां से आएगा डिजिटली तो वो भी अवैध माना जाएगा। इस तरीके का किसी भी बैंक से, बाहर के बैंक से ट्रांजैक्शन जो है वो अवैध माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो सारा पैसा बहुत जल्दी वापिस आ जाएगा। ये सिर्फ नियम बनाते हैं, इसके लिए कोई बहुत लंबा खेल नहीं है। लेकिन वो जो नो नेम अकाउंट है उसके पैसे को वापिस लाना हो तो क्या किया जा सकता है। मैं इसके बारे में जब भी बात करता हूं तो मुझे थोड़ा सा आप लोगों का मोरली थोड़ा सा दिल जीतने की जरूरत होती है। तो मैं ये कहूं कि जितना भी पैसा है इसको ब्लैक को व्हाइट घोषित कर दो। आप मुझे नाराज हो जाओगे, अभी ये क्या बात हुई, व्हाइट घोषित कर दो। तो अब बात तो हुई, देखो हमारे देश में बहुत सारी चीजें, हमारे देश में आज एक बहुत महान नेता हैं केजरीवाल जी। केजरीवाल जी के संबंध में एक बात हमें याद आती है कि केजरीवाल जी जब पहली बार सचिवालय गए मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो सचिवालय में वहां पे उनको सचिव मिले। सचिव के कंधे पे उन्होंने हाथ रखा कि भाई अभी तक जो हो गए घोटाले, अभी तक जो गलत काम तुमसे हो गए उसको हम माफ करते हैं, लेकिन अब के बाद कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। और ये बात जो उन्होंने कही वो लगभग टीवी चैनल पे दिखाई गई, ये कोई कान में नहीं कही थी। अब और कहां कही, मैंने कान में नहीं कही थी।
तो कुल मिला के बात यह है कि सबको पता है। कैसे छोड़ देते हैं आप उसे? आप ये बात कह कैसे सकते हैं? आप एक जिम्मेदारी के पद पे बैठे हुए हैं। अगर किसी ने कोई अपराध किया है 60-65 साल पहले ही, तो उसको सजा दो। लेकिन वैसे देखा जाए तो केजरीवाल की बात अच्छी है कि जो बीत गई सो बात गई। तो अगर हम ऐसा कर सकें कि हम अगर एक दिन घोषित करें कि फला दिन से पहले जो लोग संपत्ति वापिस ले आएंगे उनकी संपत्ति वाइट मानी जाएगी। हाँ, उसकी कुछ शर्तें रख सकते हैं कि 50%, 20%, 55, 70, 80 जो अपने तय करो, वो अर्थशास्त्री बैठा लो, संग में मुझे भी बैठा लो, तब तय कर लेंगे कि 50% संपत्ति जो है आपकी वाइट मानी जाएगी, जो आप अपने कैश रख सकते हो बैंकों में, और 50% आपको फला फला सेक्टर हैं जो हमारे देश में डूब रहे सेक्टर हैं, जो हमारे देश में जरूरत के सेक्टर हैं, शिक्षा का सेक्टर है, आपका ऑक्सीजन प्लांट लगवाने के सेक्टर हैं। तो इस तरीके के जो सेक्टर्स हैं उन सेक्टरों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति जिसका वहां पे पैसा जमा है इस ऑफर को ठुकरा नहीं सकता। बहुत लंबी चौड़ी डिबेट करने की, लड़ाइयां करने की जरूरत नहीं है, इसको ठुकरा नहीं सकता। लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो एक कारण है कि आप ऐसा करने से घबराएंगे। वो कारण ये है कि जब आप एक को माफ करेंगे तो बाकी अपराधी भी बात उठाएंगे कि हमें भी माफ करो। अब यहां पे एक बहुत बड़े कदम की जरूरत है। मेरा मानना है कि वक्त आ गया है कि हमें फिर से संविधान लिखना पड़ेगा। जिस तरीके से जिस समय देश ने आजादी पाई थी उस समय सारे जेल के कैदी छोड़ दिए गए थे, सभी को आजादी दे दी गई थी, चाहे उसने कत्ल किया हो, कुछ भी किया हो, सब माफ, क्योंकि अंग्रेजों ने जो किया वो उनका गया। हमें नया से संविधान लिखना पड़ा था, नए तरीके से देश को चलाना पड़ा था। तो हमने तब जब किया, एक बार फिर कर सकते हैं, एक बार फिर कर सकते हैं कि हम हिम्मत से काम लें और हम ये कहें कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम सारे अब जो पीछे हो गए अपराध उनको माफ करते हैं, नए तरीके से, थोड़ा सख्ती के साथ। थोड़ा डिजिटली युग है। आज की तारीख में इतने सारे केसेस पड़े हुए हैं कि अगर उनको जज रोज जजमेंट दें तो भी उनकी जिंदगी बीत जाएगी, केस खत्म नहीं हो सकते। तो क्यों ना ऐसा करें, हम जजों को खाली कर दें और फिर से कहें कि जो भी अब केस आता है उसे एक ही दिन में निपटाओ, तुरंत निपटाओ, उसी दिन। चटमंगनी पड़ गया, हत्या किया, शाम तक फांसी लटका दो। इतनी तेजी से फैसले लेने के लिए हमें जजों को खाली भी तो करना पड़ेगा। लेकिन ये हम नहीं कर सकते क्योंकि पुराने फैसले होते चले आ रहे हैं और ये बोझ डे बाय डे बढ़ रहा है। जितने जजमेंट रोज होते नहीं हैं उससे 20, 50, 100 गुना ज्यादा जो हैं वो केसेस रोज अदालतों में पहुंच रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मेरी बात थोड़ी सी अजीब सी है, थोड़ी सी, मैंने कहा ना, मोरली बात भी लगती है, लीगलिटी तो इसमें जो है वो है ही पीछे की बात। लेकिन हमें बहुत बड़ी एक सफाई की जरूरत पड़ेगी। और ये बात मैं जब आपसे कह रहा हूं तो आप इतने सारे लोग इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि मेरे ये बात कह देने से नहीं होगा। इस मुद्दे को एक जबरदस्त मुद्दा बनाना होगा। मुद्दा बनाने का काम भाई आप लोगों का है। मैं अगर नेता होता, मैं अगर राजनीति में होता तो निश्चित ही उसको मुद्दा बनाने के लिए मैं अपने प्रयास करता। लेकिन जो भी व्यक्ति राजनीति में आज के दौर में जाएगा वो पुराने संविधान को ही फॉलो करेगा और फिर पुराने नेता जैसा हो जाएगा। तुम व्यक्ति बदल सकते हो, तुम अपनी दुर्दशा नहीं बदल सकते। तुमने नेता बहुत बदले, ये बिल्कुल ऐसे ये कच्छा बदल लिए, लेकिन बदन तो वही रहा। तो उसी तरीके से तुम कितने भी नेता बदल लो, तुम सारे नेताओं को बदल डालो, नई पार्टी को ले आओ, लेकिन संविधान उन नेताओं को फिर वही कर देगा जो कि पहले वाले नेता थे। मैं आपसे कह रहा हूं, जरूरत है संविधान में एक बहुत बड़े अमेंडमेंट की। संविधान को ही सही से बदलना पड़ेगा, या तो संविधान खत्म करना पड़ेगा या संविधान की नई संरचना तैयार करनी पड़ेगी। इसके बगैर आप केवल ये काले धन की बात नहीं, स्विस बैंक की बात नहीं, जितनी भी देश की मूलभूत समस्याएं हैं उसका समाधान आप तभी कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते।
मैंने जो कहा उस पर चिंतन की जरूरत पड़ेगी। मेरी बात को भावुकता के साथ सुनेंगे, अपोजिशन के साथ सुनेंगे, किसी तरीके की सोच बना के सुनेंगे तो मेरी बात समझ नहीं पाएंगे। लेकिन मेरी बात अगर शांति से सुनेंगे, मेरी बात को अगर समझेंगे, उन लोगों के दिमाग को भी समझेंगे जिनके पैसे को बड़ी मेहनत से उन्होंने कमाया और ब्लैक मनी नाम दे दिया गया, तो आपको पता लगेगा। या आप वो बिजनेसमैन हो जिसने बहुत मेहनत से धन कमाया और 30% सरकार लेने आ जाती है, तब आपको इस दर्द का एहसास होगा। तो इन सब चीजों को थोड़ा चिंतन करते हुए आप ये मानिए, मनी इज मनी। कोई काला और सफेद नहीं होता। काला और सफेद बना के हमारे अंदर चोर निर्मित किया जाता है, और जितने ज्यादा लोग चोर होंगे उतना ही नेताओं को चोरों पे कब्जा करना आसान होगा। और ये भी आपको अंत में बात कह दूं कि आपको चोर बनाया ही इसलिए जाता है कि आने वाले डिजिटल युग में आप पे इतनी कब्जेदारियां होंगी, हर व्यक्ति चोर होगा, फिर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएगा कौन? प्रणाम।